नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। मणिपुर हिंसा इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता कुणाल सिंह ने झारखंड की सांसद दीपिका सिंह से बातचीत की। बातचीत के दौरान मणिपुर हिंसा को लेकर दीपिका सिंह ने कहा, इस तरह की घटना अपने देश में स्वीकार्य नहीं है। इस घटना ने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि इस 80 दिनों के तांडव पर प्रधानमंत्री का एक 36 सेकंड का वीडियो मात्र सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस शर्मसार कर देने वाली घटना के बाद उन पीड़ित महिलाओं की तकलीफ को समझने की जरूरत है। क्या कुछ उन्होंने आगे कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करेंगे जिसके सामने आने के बाद हमारा पूरा देश शर्मसार हो गया है। एक पुरानी कहावत है, जब जब इस ब्रह्मांड में नारी का अपमान हुआ है, तब तब पूरे ब्रह्मांड को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। इसी तर्ज पर आज हम अपना आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, दीपिका पांडे जी, जो कि महागम से एमएलए भी है। दीपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मणिपुर की जो घटना हुई है, इस पर कांग्रेस पार्टी या आप एक महिला हैं, आप एक महिला होने के नाते इस पे आपका क्या रिएक्शन बनता है? देखिए, हमारी पार्टी और मैंने खुद भी अपने रिएक्शन को बहुत मुखर होकर के रखा है। इस तरह की घटना अपने देश के किसी भी कोने में एक्सेप्टेबल नहीं है। आज जब ये वीडियो फुटेज आया है तो दुनिया के सामने शर्मिंदा होने की जब नौबत आई है, तो देश के प्रधानमंत्री 36 सेकंड इस विषय पर बोले। 80 दिनों का तांडव जो मणिपुर में चलता रहा, उसके बाद ये बात शर्मसार होने से ज्यादा मुझे लगता है कि उन महिलाओं के तकलीफ को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से उनके साथ किया गया। वहां के मुख्यमंत्री खुद मान रहे हैं कि एक घटना नहीं, ऐसी कई घटनाएं मणिपुर में पिछले 80 दिनों में हुई है। आखिर कोई तो जवाबदेह होगा। इस तरह का नंगा नाच सड़कों पर हो रहा है और ना मुख्यमंत्री इस पर कोई संज्ञान लिए। देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार और विदेश यात्रा में मगन है, और अगर इस वीडियो के आने के बाद कुछ घंटों में कल्प्रिट्स की गिरफ्तारी हो सकती है, तो आखिर 80 दिन तक किस बात का इंतजार हो रहा है? इस तरह की घटना एक संभ्रांत समाज में किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे लगता है कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं, इस देश के हर पुरुष को इस बात की शर्मिंदगी है, दुख है, क्रोध है इस तरह की घटना से। आपको नहीं लगता कि 80 दिन हो गए हैं, मणिपुर जल रहा है, गृह मंत्री मणिपुर जाके कैंपिंग भी कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर नहीं पहुंचे हैं? और जिस तरीके से आपकी पार्टी और आप लोग लगातार सरकार पे हमलावर हैं कि प्रधानमंत्री को विदेशों में जाने की फुर्सत है लेकिन वो मणिपुर नहीं जा रहे हैं, लेकिन अमित शाह वहां पर जाके कैंपिंग भी कर चुके, उसके बाद भी मणिपुर का जो मुद्दा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। उसे थामने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? पिछले कई सालों से, दशकों से मणिपुर में ये दोनों कम्युनिटी पहले से भी थी, लेकिन कांग्रेस के प्रयास से हमेशा वहां पर शांति रही, लोग रहे, और किसी विशेष परिस्थिति में अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लेना पड़ता था तो वो लिया। ईस्टर्न स्टेट्स में शांति बहाल करने के प्रयास स्वर्गीय राजीव गांधी से लेकर के तमाम जो यूपीए कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन लोगों ने किया। आज सारी चीजों को अपने हाथों से निकलने का मौका गृह मंत्रालय ने दिया, देश के प्रधानमंत्री ने दिया, और जहां प्रशासन चालेगा। क्या आपको लगता है कि 80 दिन का जो यह गृह युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है, इसकी कहीं भी जरूरत थी? इसे समय रहते थामने की जरूरत थी। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी वहां गए, लोगों के साथ उनका दुख साझा किया, और उसके लिए उन्हें रोका जा रहा। अमित शाह जी की तो मजबूरी हो गई कि जब देखे कि कांग्रेस के लोग मुखर होकर इसके बारे में बोल रहे हैं, जमीन पर उतर रहे हैं, और वहां की बातें इंटरनेट बंद करने के बावजूद बाहर आने वाली है, तो फिर अपने कुछ प्रयास उन्होंने किए होंगे। लोकतंत्र को म्यूट करके, मीडिया को म्यूट करके, इंटरनेट को बंद करके वहां की विभत्स घटनाओं को आज देश के लोगों से दूर रखा गया है। लेकिन आने वाले दिन सच छुपता नहीं। इस तरह की बर्बरतापूर्ण घटनाओं
को छुपाने से नहीं, उसको उस पर सही प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए और समय रहते मणिपुर जल रहा है उसको संभालने की जरूरत। वो भारतवर्ष में एक दशकों से चली आ रही है। आजादी के बाद से पूरा भारत अपने हक के लिए लड़ रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, केंद्र में हो या स्टेट में हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, मैं कहूं तो। लेकिन हक की लड़ाई जो है वो सिलसिलेवार से आज तक कायम है। तो इस हक की लड़ाई में जहां पर दो गुटों के बीच ये आपसी मतभेद शुरू होते हैं, तो ऐसा भी आप जब विपक्ष में हैं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी सरकार में भी थी तो विपक्ष का मानना है कि उस वक्त भी महिलाओं के साथ अत्याचार और हक की लड़ाई चलती रहती थी। जैसे कि निर्भया कांड को मैं अगर उसको एक उदाहरण स्वरूप सामने लाऊं तो, लेकिन इन सब के बीच जो मेन मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं भटक जाता है, वो है महिलाओं की सुरक्षा को लेके। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेके क्या अब एक ऐसा समय नहीं आ गया है कि सारी पार्टियों को एकजुट होकर काम करना चाहिए? चर्चा मैं जानना चाहती हूँ कि अलग अलग घटनाओं की आज चर्चा कर रहे हैं, क्या निर्भया के अपराधी 80 दिनों तक सड़कों पर घूम रहे थे? क्या निर्भया को जो इलाज थी, जो उसके परिवार के साथ की बात थी, क्या उस समय की सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही? अपनी जिम्मेदारी को लेकर हर प्रयास किया गया निर्भया की जान को बचाने का। दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद घटना, और मुझे लगता है कि पक्ष में रहे हम, चाहे विपक्ष में रहे, उस घटना को कोई भी देशवासी भूल नहीं सकता। लेकिन जब 2014 में ये लोग सरकार में आए, मोदी जी ने नारा लगाया था बहुत हुआ महिलाओं के साथ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। क्या आपने इस तरह की घटना का वो पहले कभी उसके गवाह बने? ये दोनों समुदाय इस देश में पहले से भी रहते थे, एक एक करके जितने भी कन्फ्रंटेशन थे, लड़ाइयां थी, उसका समाधान कांग्रेस की सरकारों ने किया है, यूपीए की सरकारों ने किया है, और आजादी के बाद से लेकर के अब तक लोकतंत्र की यही खूबी है। लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते थे, उनकी बातों को सुना जाता था, उनकी बातों पर कार्रवाई की जाती थी, उनकी बातों को सुनकर के नीतियां बनती थी, उनके हक और अधिकार को उनको देने का प्रयास होता। आज के दिन लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, कोई भी आवाज कहीं से उठती है तो उसको बंद करने का प्रयास हो रहा है। ये पहली बार इस तरीके से ये केंद्र में मोदी का तानाशाही सरकार है, वो इस काम को कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकारें ने जब इस तरह से निरंकुश नहीं थी, कांग्रेस की सरकारें जवाबदेह थी और जनता को जवाब देती और उनके हक और अधिकार के लिए जिस हद तक जाना था, जरूरत पड़ने से कानून ताकि उनका अधिकार मिले। लेकिन आज दलितों की, आदिवासियों की, महिलाओं की, किसानों की, आपने देखा खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ, लगातार वो बैठी गई, थक गई, और न्याय का जब उनका भरोसा टूटने लगा तो वो अपने कदमों के पीछे। आज उसी संसद में जब ब्रजभूषण जैसे लोग और कई सारे ऐसे तमाम आरोपी, संगीन आरोपी जब संसद में बैठते हैं और प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर मणिपुर के महिलाओं के बारे में बात न करके चाहते हैं, इस तरीके से प्रधानमंत्री जी देश के सामने है। लेकिन इस तरह के अत्याचार को देख करके ना कांग्रेस चुप रहेगी। हम लोग एक पार्टी के तौर पर ही नहीं, इस देश के नागरिक के तौर पर मणिपुर में जो घटना हुई उसकी निंदा करते हैं और लानत भेजते हैं ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे सरकार। हमारे देश में एक दो नारे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भ्रूण हत्या बंद करो। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की सरकार हो, चाहे वो राजीव गांधी की सरकार हो, चाहे वो सोनिया गांधी की सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, या नरेंद्र मोदी की सरकार हो, या वाजपेयी जी की सरकार हो। हम ये देखते आए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन जो नारा है वो हमारे देश में एक दशकों से चला आ रहा है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि ये नारा सिर्फ एक जुमला बन के रह जाता है? किसी भी हिंसा का शिकार अगर सबसे ज्यादा कोई होता है तो महिलाएं होती हैं। कहीं भी कोई लड़ाई हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, घरेलू हिंसा है, इन सब बातों में सब फर्स्ट सफरर महिलाएं होती हैं।
लेकिन इतिहास की अगर आप बात करना चाहते हैं तो मैं आपको शुरुआत से याद कराना चाहूंगी कि आखिर महिलाओं की शिक्षा कितने प्रतिशत थी। देश में महिलाओं की शिक्षा की का प्रतिशत लगातार पिछले सालों में बढ़ाया गया। सफल प्रयास किए गए महिलाओं को बच्चियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए, महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए 33% आरक्षण दिया गया। आज लोकल बॉडी में 50% से ऊपर महिलाएं चुन करके बैठी हुई हैं। आज पूर्ण बहुमत की सरकार महिलाओं को उनका 33% आरक्षण लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में नहीं देना चाहती है। आपको प्रयास करने पड़ेंगे देख कर समझ कर परिस्थितियों को कि किन बातों से महिलाओं के प्रति जो है संवेदनशीलता बढ़ेगी। जब आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ही नहीं होंगी महिलाएं, तो उनके मुद्दों को कौन समझेगा, उनके मुद्दों को लेकर के कौन आगे बढ़ेगा। शिक्षा की बात हो, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात हो, टीकाकरण की बात हो, शादी की उम्र फिक्स करने की बात हो, तो सारे तमाम प्रयास लगातार सरकारें करती रही हैं। और मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि हाँ 100% सब कुछ सही हो गया है। अमेरिका जैसे देश में लोगों को वोटिंग राइट के लिए महिलाओं को 100 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हमारा देश जिस दिन आजाद हुआ उसी दिन जब सरकार बनी और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जो पहला चुनाव हुआ उसमें महिलाओं को वोट करने का अधिकार था। हमारी लड़ाई लगातार रह सकती है, लेकिन आज जब इस तरह की हिंसक घटनाएं होती हैं और अपराधी बेखौफ घूमते हैं, देश के लिए गोल्ड मेडल लेने वाली बेटियां सड़कों पर थी और निरंकुश ब्रिजभूषण जैसे लोग सड़कों पर जब घूमते हैं तो कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। हम किसी भी राज्य में या देश में जब कांग्रेस की सरकार रही है, इस तरह के कोई भी मामला, कोई भी अत्याचार का, छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का आता था तो लोगों की गिरफ्तारियां करके उन्हें सजा दिलाने तक, कोर्ट तक पहुंचाने का काम प्रशासन करता था और लोगों को फांसी की भी सजा होती थी। लेकिन आज के दिन क्या है, लोग कहां जाए न्याय के लिए? उन्हें हर जगह अगर कानून के से बेखौफ अपराधी मिलेंगे, बलात्कारी मिलेंगे, तो ये परिस्थिति आखिर क्यों बढ़ रही है? देश को पीछे ढकेलने का क्यों काम हो रहा है? महिलाओं के साथ इस तरह का अन्याय क्यों हो रहा है? सतत प्रयास से ही महिलाओं की स्थिति देश में और आगे बढ़ेगी। आज अगर 50% महिलाएं शिक्षित हैं तो 100% करने के लिए हमें लगातार प्रयास करना होगा। लेकिन आप पीछे के कामों को भुलाने का ही नहीं बल्कि उसको मिटाने का काम कर रहे हैं। बच्चियां अगर सुरक्षित नहीं होंगी तो किसी भी गार्जियन के मन में होगा कि मुझे अपनी बच्ची को स्कूल भेजना है कि नहीं, उसे काम करने के लिए भेजना है कि नहीं। तो इन महिला सुरक्षा जो है सिर्फ हिंसा तक ही नहीं, उस महिला के पूरे जीवन से जुड़े उसके रोजमर्रे की जिंदगी पर उसका प्रभाव पड़ना है। तो इस तरह की घटनाओं को हम किसी भी तरह से संरक्षण दें, राजनीतिक संरक्षण दें, तो इस देश में महिलाओं की स्थिति बिगड़नी है। जिस तरीके बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया, अब कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहता हूं कि इस तरीके की घटना जो कि हम जिसकी जितनी भी निंदा करें वो कम है, इस तरीके की घटना को रोकने के लिए आपके अपने विचार क्या है? आप किस तरीके से इस घटना को रोकने के लिए आप किस तरीके के उपायों को सुझाव सरकार को देना चाहती है? मणिपुर की जो घटना है वो होने की परिस्थिति तक, मतलब देश में ऐसी परिस्थिति नहीं कि जहां इस तरह की घटनाओं को होने ही नहीं देने दिया जा सकता था। अगर मणिपुर में जब ये अफवाह फैलने लगा और इस तरह की बात हुई, सरकार अपना काम करती तो इस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार, उनके शरीर को नोचने खसोटने का वाकया हम लोग के सामने ही कभी नहीं आता। देश इसके पहले भी इतना सशक्त और तैयार हो गया था कि इस तरह की घटनाओं को हम लोग कभी भी उसको विटनेस ना करें, हम उसके गवाह बने। इस तरह की परिस्थिति पहले नहीं थी। आज के दिन जब सरकार अपना काम नहीं करेगी तो महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ेगा ही। लेकिन इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि जो कानून है उसको सख्ती से लागू किया जाए। महिलाओं को भी आप देखते होंगे कि कई सारे मामलों में महिलाएं खुद आगे बढ़ करके
उसका कंप्लेन नहीं करना चाहती है, लोक लाज से उन बातों को छुपाती है। लेकिन किसी भी अपराधी को अपराध करके मुक्त रहना, मुझे लगता है, या उसे छोड़ देना या उसे माफ कर देना, ये बहुत बड़ी गलती इंडिविजुअल के तौर पर भी है। कोई भी मामला हो उस पर सख्त से सख्त सजा हो, इसका प्रयास हमें अपने उस अधिकार को भी जो कानूनी तौर पर हमें मिला हुआ है उसको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और सरकार, कोर्ट, कानून, आप देखते होंगे कि कल जब सरकार ने अपना काम नहीं किया, कोर्ट ने संज्ञान लिया, जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये स्टेटमेंट दिया, तब प्रधानमंत्री बाध्य हुए कि आकर के 36 सेकंड इस मामले में बोले। तो हमारे पास हमारा लोकतंत्र है, हमारा प्रशासन है, हमारी जो जुडिशरी की सिस्टम है, सभी जगह न्याय मिलने का अवसर है। हमें सजग रहना पड़ेगा, महिलाओं को भी अपने अधिकारों के प्रति, और साथ ही साथ सरकार और प्रशासन और कोर्ट अपना काम अगर महिलाओं को न्याय देने के करेगा, उसमें विलंब नहीं होगा, तो मुझे लगता है ऐसे मामले में और भी कमी आएगी। महिलाओं का शिक्षित होना, सशक्त होना, राजनीतिक तौर पर सशक्त होना भी, फाइनेंशियल तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी सशक्त होना, कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं से हमें दूर लेकर जाएगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी बड़े शख्सियत से होगी मुलाकात, तब तक नमस्कार।